अच्छा, ये पता नहीं क्या मसला आ रहा है, अब इसमें भी ऑडियो का इशू आ रहा है, तो मैं इसको ना दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ 70 मिनट्स ऑन, बट ज़रा लेक्चर तो वो पिछले को भी देख सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें अब ज़रा अब तो मैं कर चुका हूँ, तो क्विकली क्विकली जो है इसको ओवरव्यू आपको दूंगा। तो इसमें से हमने इम्पेलर की कास्ट टरबाइन सिंगल इम्पेलर को जो है वो पिक कर लेते हैं। ये आपकी ऑप्शन है। जो टरबाइन ज़्यादा यूज़ होता है, और वैसे भी आप देखें प्रोपेलर तो 10 किलोवाट तक जा ही नहीं रहा, 10 से ऊपर। तो सिंगल इम्पेलर जो है वो हम यूज़ करेंगे। सिंगल करें डबल करें, वो आपकी मतलब नॉर्मल सिंगल की कम होती है, हम वो पिक कर लेते हैं। और मटेरियल उसमें चूँकि वो स्टेनलेस स्टील ही चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली उस मटेरियल के होते हुए स्टेनलेस स्टील वाला इम्पेलर ही जो है वो यूज़ होगा। तो ये सारी मैं एक सा ब्रीफली ओवरव्यूज़ दे देता हूँ। तो इसमें मटेरियल हमारा स्टेनलेस स्टील है, सिंगल इम्पेलर है, तो ये वाली ग्राफ जो है वो मौजूद है। बाकी जो पावर का हमने एस्टीमेट किया था वो हमने कहा था कि 13 से 15 किलोवाट के दरमियान होगा। तो लेट से ये 10 की लाइन है। इस ग्राफ को आपने कैसे रीड करना है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, एंड सो ऑन। तो ये 10 और ये 20, अगर इधर से मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये 10 हो गया, ठीक है। इसके बाद 20 है, ये 10 है, 20 30 40 50 60 70 80 90 100। इससे आगे अगर लाइन होती है वो होती 200, फिर 300 एंड सो ऑन। तो ये तकरीबन ये वाली कर्सर जहाँ मैंने रखा हुआ है ये जगह बनती है। तो यहाँ करके जो है हमारी ये लाइन आती है। और अगर मैं इसको कॉस्ट वाली साइड पे ले जाऊँ, तो ये देखें ये इस पॉइंट पे ये वाली लाइन 10,000 की है, ये 20,000 की होगी। तो यहाँ करके तकरीबन हमारा आएगा, इससे ऊपर वाली है 30,000 की। तो ये तकरीबन 22,000 23,000, हर एक का अपना अंदाज़ा होता है। मुझे ये 22,000 लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे जो है इम्पेलर की कास्ट 22,000 सेलेक्ट कर ली। दूसरा, इसमें ना बहुत से फैक्टर्स मौजूद हैं, मटेरियल्स के फैक्टर, प्रेशर के फैक्टर्स। अगर इधर मैं देखूं, जिस तरह ऊपर आपने देखा था वो कॉलम में भी हमने फैक्टर यूज़ किए थे, तो हमारे पास ये आरपीएम का भी एक फैक्टर मौजूद है कि अगर आपके आरपीएम 110 से ज़्यादा हैं, तो हमने पीछे देखा था उसके आरपीएम मोस्ट प्रोबेबली 120 125 हैं। तो अब आपने उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, वो फैक्टर है 0.69। उस फैक्टर से जो है वो हमने फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो 0.69 का फैक्टर इसमें यूज़ होगा। इस तरह आप आगे देखते जाएंगे मुख्तलिफ़ चीज़ों के, इस तरह इसमें जो है वो फैक्टर्स हमारे पास आते जाएंगे डिफरेंट पार्ट्स में। तो 22,000 यहाँ से आई, मल्टीप्लाइड बाई द फैक्टर 0.69, ये हमारी आ गई स्टिरर की कास्ट। अब ये चूँकि मैं आगे कर चुका हूँ, तो अभी मैं वीडियो की तरफ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ भी आप देखें, फिर मैंने इसमें ये इधर अभी मैंने इसमें रिएक्टर की अपनी कास्ट नहीं निकाली हुई, तो यहाँ से देख के हम कास्ट इसमें निकाल लेते हैं। ये कास्ट आ गई, उसके बाद फैक्टर आ गया, इसके बाद हमने जाना है उसकी रिएक्टर की अपनी कॉस्ट पे, ठीक है। ये हमने मोटर की स्पेसिफिकेशंस कहाँ से देखी थी, उसी रिएक्टर वाले ग्राफ से। तो अब हम रिएक्टर वाले ग्राफ पे वापस जाते हैं। तो हमने अपनी जो स्पेसिफिकेशन कौन सी पुट की हुई थी कि ये जो सारी स्पेसिफिकेशंस थी, अब ये चूँकि मैं कर चुका हूँ इसलिए क्योंकि ऑडियो हुई नहीं थी ना, इसलिए। तो रिएक्टर की वॉल्यूम वो हमने ये एक्स एक्सिस पे देख ली, ये तो नहीं है, वीडियो किधर गई भाई, हाँ ये देखें जी, रिएक्टर की वॉल्यूम 10 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये हो गई। दूसरी स्पेसिफिकेशन क्या लिखी हुई है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टेनलेस स्टील, वो आप देख लेंगे स्टेनलेस स्टील है। तीसरी चीज़ प्रेशर 300 psi, तो ये 300 psi प्रेशर है। अब ये लाइन ये वाली बनती है, ठीक है। ये लाइन आप देख रहे हैं कि यहाँ करके एंड हो जाती है, और है तो ये 10। अब फिर हमने क्या करना है, इसको यहाँ तक एक्स्ट्रापोलेट करना है।
तो इसी तरह आपके पास ये प्रेशर है 1500, ये है 300। अगर आपको कहा होता 800 psi प्रेशर है या 900 psi प्रेशर है, वो तकरीबन इन दोनों के दरमियान में होता है, तो आप क्या करते हैं, ये 1500 और 300 वाली लाइन के दरमियान अंदाजे से एक अपनी लाइन ड्रा कर लेते हैं, वो हो गई इंटरपोलेशन। तो इस ग्राफ में आपने अपनी मर्ज़ी से इंटरपोलेट और एक्स्ट्रापोलेट जो है वो करना है एज़ रिक्वायर्ड। तो इसको हमें यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा। ये देखेंगे मैंने एक्स्ट्रापोलेट किया इसको, और ये जो पॉइंट मेरा बनता है यहाँ करके बनता है ये, इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो ये यहाँ पे आता है। ठीक है, ये मेरे पास 10⁵ यानी 1 लाख है, इससे अगली 2 लाख 3 लाख इस तरह चलेगी। तो 1 लाख और 2 लाख के दरमियान में करके कोई कास्ट आती है, तो मोस्ट प्रॉबली मुझे ये 1.5 लाख लग रही है, तो मैंने इधर फिर ये 1.5 लाख जो है बना ली। तो रिएक्टर की अपनी कास्ट है 1.5 लाख 150,000, और स्टेरर जो लग रहा था उसकी थी 15180। तो टोटल में इन दोनों को हमने ऐड कर दिया 165,180। इसके बाद हम आ जाते हैं जी वो कॉलम्स पे। कॉलम में हमारे पास ये है, इसमें ट्रे कॉलम हो गए, पैक्ड कॉलम हो गए, इनके एक ही वो आगे ग्राफ्स, कुछ ग्राफ्स मौजूद हैं। ये रिएक्टर से थोड़े से ज़्यादा है, रिएक्टर के तो बहुत कम थे। तो बाकी इसमें जो है वो हमारे पास यूज़ करने कौन से हैं, हमारे पास 2 तरह की ऑप्शन हैं। अच्छा, डिस्टिलेशन में भी यही लगना है, एब्जॉर्प्शन में भी यही लगना है, हर किस्म के कॉलम में यही लगना है। तो एब्जॉर्प्शन हो, जिसके साथ जो भी कॉलम होगा ना, एब्जॉर्प्शन कॉलम हो, एब्जॉर्बर हो, डिस्टिलेशन कॉलम हो, डिस्टिलेशन टावर हो, इन सब का एक ही मतलब है, इसमें यही ग्राफ जो है वो लगते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है कि आप ना कॉलम की एक्सटर्नल शेल और इंटरनल जो ट्रेज या पैकिंग होती हैं उनकी अलग-अलग कॉस्ट निकाल लें। तो इसमें हमारे पास 2 ग्राफ्स हैं, 1510 और 1511। 1510 में वेट के अगेंस्ट आप निकाल सकते हैं, यानी जो कॉलम का अपना शेल है, खाली जो कॉलम होता है, अंदर कुछ भी ना हो। और लेकिन 11 ज़्यादा यूज़ होगी। 11 में हमारे पास होगी आपके डायामीटर और हाइट। जब आप एक कॉलम का बेसिक डिज़ाइन कर लेते हैं तो आपके पास डायामीटर और हाइट जो है वो आ जाती है, वेट वाला इतना यूज़ नहीं होता। तो इसलिए ज़्यादा जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे 1511 को यूज़, जिसमें हमारे पास डायामीटर और हाइट जो है वो दी होगी। अभी हम करते हैं उसको यूज़। वहाँ से हम कॉलम का निकाल लेंगे, ये है जिस तरह। तो डायामीटर और हाइट आपके पास बेसिक डिज़ाइन के पास आ जाती है, अभी भी हम यही यूज़ करेंगे। ये आपने निकाल लेनी है। उसके बाद आपके पास 1513 है ट्रेज़ के लिए, और 1514 होगी पैकिंग्स के लिए। ट्रेज़ है या पैकिंग, दोनों में से एक चीज़ होती है, उसकी आपने कास्ट निकाल के फिर दोनों को ऐड कर देना। 1512 जो है वो कनेक्शंस के लिए। कनेक्शंस यूज़ नहीं करने, क्योंकि कनेक्शंस आ जाती हैं इंस्टॉलेशन में। अगर आप इंस्टॉलेशंस क्योंकि हमने जो आगे वो करना है वो इंस्टॉलेशन को अलग रखा हुआ है, ये परचेज इक्विपमेंट कास्ट में शामिल नहीं है। सेकंड ऑप्शन है कि आप फिगर 15 को यूज़ कर लें। ठीक है, इसमें अब क्या इंस्टॉलेशन ऑलरेडी इंक्लूड है, तो फिर इसमें क्या मसला होगा, अगर आप ये 1515 को यूज़ करते हैं तो ये जो आपका फैक्टोरियल मेथड है, इसमें इक्विपमेंट की कॉस्ट अलहदा है, इरेक्शन यानी इंस्टॉलेशन की अलहदा है। तो फिर अगर मैं 15 को यूज़ करता हूँ ना, तो मुझे इसमें से कॉस्ट तो एक ग्राफ से आ जाएगी, लेकिन इंस्टॉलेशन कॉस्ट को एस्टिमेट करके माइनस करना पड़ेगा। तो ये भी 2 स्टेप प्रोसीजर है, वो भी 2 स्टेप प्रोसीजर है। तो दैट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं। सो इफ़ यू यूज़ फिगर 1515, 2 फिगर्स हैं, एक ट्रेस के लिए, एक पैकिंग के लिए, ये 16 पैकिंग के लिए। तो अगर आप 15 और 16 वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं तो यू विल हैव टू डिडक्ट इंस्टॉलेशन कॉस्ट। वो पहले आपने एस्टिमेट करनी होगी कितने % है, वो पीछे बुक में दी हुई है, कॉलम्स कितनी % होती है। तो बहरहाल ये भी 2 स्टेप प्रोसीजर है। और सेकंड ऑप्शन इज़ जो अभी हम यूज़ करने लगे हैं कि क्या करेंगे, टावर की कॉस्ट अलहदा से और ट्रेज या पैकिंग्स की कॉस्ट अलहदा से। बाकी इसमें फैक्टर्स वगैरह भी हैं, वो भी आप जो है वो यूज़ कर लेंगे। तो
जाते हैं जी। अच्छा, ये अब इसमें हमारे पास मैंने ये स्पेसिफिकेशन वगैरह इसमें एंटर की हैं। ये देखें जी, मेरे पास है कार्बन स्टील का शेल है, 2 मीटर उसका डाया है, 10 मीटर हाइट है और 725 PSI प्रेशर है। अच्छा, वो मैं निकाल चुका हूँ, इसलिए वो ग्राफ में करते इतनी देर से कहाँ। तो ये हमारे पास ये आ गया जी। तो 2 मीटर डाया, ये आपको नज़र आ रहा है, 10 मीटर हाइट, ये यहाँ करके आता है जी। 10 मीटर, ये जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ है, 10 मीटर हाइट और 2 मीटर डाया। इसकी अगर मैं कास्ट देखूँ तो ये यहाँ करके है, ये पहले से कर्सर मैंने रखा हुआ था। यानी ये 10⁻⁴ 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। तो ये रफली 40,000 ही है बिल। ये पॉइंट है एग्जैक्टली, तकरीबन 40,000 ही जो है वो मेरे हिसाब से बनता है। तो इधर मैंने ये 40,000 जो है वो लिख दिया है। बाकी इसमें जो चूँकि मेरा प्रेशर था वो 725 PSI था, तो उसको मैंने ये जो गिवन फैक्टर है वो 3.2 से मल्टीप्लाई करना। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन मेरी कार्बन स्टील ही है, उसका फैक्टर 1 ही है, यानी कोई फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना, प्रेशर वाले से करना है 3.2 से। तो यहाँ मैंने इसको ये 3.2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाते हैं। ये खाली टावर की कॉस्ट है। अब उसके अंदर जो पैकिंग जो लगनी है, तो ज़ाहिर है आपके पास पैकिंग की स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। ये सारी स्पेसिफिकेशन मैंने इसमें लिख दी हैं। पैकिंग मटेरियल भी कार्बन स्टील है, ठीक है। अच्छा, अब जो पैकिंग वाली ग्राफ है ना, पैकिंग वाला ग्राफ, उसमें 10 मीटर हाइट नहीं यूज़ होनी, बल्कि उसमें ये पैकिंग वाला हम ग्राफ खोल लेते हैं। ये आ गई जी पैकिंग। अच्छा, इसमें ना 10 मीटर, इसमें टाइप भी दी हुई है नीचे उसने, तो इसमें आपने हम ये टाइप भी इसमें पुट कर देते हैं कि सैडल पैकिंग है। तो अच्छा, इसमें आपने 10 मीटर नहीं यूज़ करनी, क्योंकि सारा कॉलम जो होता है वो फुल नहीं होता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 8 मीटर। नॉर्मली 10 से 15% ऊपर, 10 से 15% नीचे कॉलम को खाली रखा जाता है, जिसको डिसएंगेजमेंट रीजन कहते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर कॉलम की हाइट 10 मीटर है तो पैकिंग की हाइट 7 से 8 मीटर होगी। तो यहाँ मैंने खैर स्पेसिफाई कर दी है, लेकिन अगर ना भी स्पेसिफाई हो तब भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 10 के 10 मीटर पैकिंग नहीं होगी, बल्कि 8 मीटर होगी तकरीबन। 7 भी हो सकती है, 8 अच्छा एस्टिमेट है, 7-8 होना चाहिए, फुल नहीं लेना। तो फिर ये 8 के हिसाब से हमने यहाँ पे कास्ट देखनी होगी। डाया तो वही होगा, डाया वाइज नहीं, जगह खाली वो छोड़ी भी नहीं जा सकती। तो ये पॉइंट आपका बनता है, ठीक है। ये सॉरी 8 मीटर और 2। तो ये यानी 20,000 वाली लाइन से, ये कोई 10,000 है, ये 20,000 है, तो 20, ये जो मैंने कर्सर रखा होगा 20,000 वाली लाइन से थोड़ा सा नीचे 18,000 19, हर एक एस्टिमेट थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। मुझे ये 18,000 19,000 लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे 19,000 जो है वो यूज़ किया हुआ है। और 1.2 क्यों? क्योंकि हमारे पैकिंग मटेरियल है कार्बन स्टील। तो इधर आपको देखें लिखा हुआ है कि अगर कार्बन स्टील हो तो आपने 1.2 का इंस्टॉलेशन फैक्टर जो वो सॉरी मटेरियल एडजस्टमेंट फैक्टर यूज़ करना है। इंस्टॉलेशन तो भी नहीं है, कि परचेज इक्विपमेंट की बात हो रही है। तो ये हमने किया, इसको 18,000 को या 19,000 जो भी आपको बेहतर लगता है, उसको हम 1.2 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 19,000 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये सारी चीज़ें मैं साथ साथ एंटर कर रहा था। तो क्योंकि ये एग्जांपल मैं साथ साथ ही बना रहा था, तो अब तो बन गई हुई है, इसलिए जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमने आंसर लिख दिए हैं और फिर इन दोनों को ऐड कर दिया। ये मैंने जो फाइनल आंसर्स हैं उनको बोल्ड कर दिए हैं, ताकि वो जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं वो फिर हम जल्दी में ये ना हो कि उनको भी ऐड करते जाएं। तो ये वाली जो फाइनल आंसर्स हैं वो मैंने बोल्ड कर दिए हैं।
और बाकी सब के बोर्ड ख़त्म कर दिया ताकि फाइनली हम सिर्फ फाइनल आंसर्स को आपस में ऐड करें। अच्छा, एक हम इसमें इक्विपमेंट और लगा देते हैं। वो सपोज़ हम लगाते हैं एक हीट एक्सचेंजर। वो मैं जल्दी से इसको करता हूँ कि फिर से कोई ऑडियो का मसला आ जाए। अच्छा, हीट एक्सचेंज के बहुत ज़्यादा ग्राफ्स हैं। तो मैं इसमें ये मैंने एक लिखा है फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर। उसमें आपको मेन चीज़ यानी उसमें होनी चाहिए कि हीट एक्सचेंजर की टाइप क्या है, और दूसरी चीज़ उसका एरिया, फिर प्रेशर हो गया, ट्यूब्स की डिटेल हो गई, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्राफ हैं। सबसे पहले तो आपने देखना है कि ग्राफ लगेगा कौन सा। मैंने चूँकि कि जल्दी में किया कि फिर से ऑडियो का मसला नहीं है, ताकि मैं ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लूँ, तो फिर हम दूसरी बुक पे इसके बाद चले जाएंगे। तो ये तीसरी चीज़ है, ठीक है। इसमें ये हमने मैच किया। फ्लोटिंग एट हीट एक्सचेंजर है, 3/4 इंच ओडी है, 16 फीट लेंथ है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मैच कर जाती हैं। मटेरियल उसमें मैंने कोई नहीं लिखा, सो वो भी हम इसमें लिख देते हैं कार्बन। इसमें दो तरह के मटेरियल होते हैं, आपको पता है। शेल और ट्यूब का जो मटेरियल है वो डिफरेंट हो सकता है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होती है। इसमें ये CS लिख दिया, मींस के दोनों का मटेरियल कार्बन स्टील है। तो ऐसे भी होता है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि शेल का मटेरियल हो रहा है और ट्यूब का मटेरियल हो रहा है, तो जो भी फैक्टर बनता है वो आपने यूज़ कर लेना है। जब दोनों कार्बन स्टील होंगे तो फैक्टर 1 होगा। इसके अलावा प्रेशर मेरा है 150 PSI, तो 150 PSI का इधर ग्राफ मौजूद है, और 10⁻² एरिया भी जो है वो मौजूद है। तो यहाँ हम चले जाते हैं जी, थोड़ा सा हमें जूम करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये है 150 PSI। ये पॉइंट मेरे पास जो है वो आ रहा है, जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ है, 10⁻² और 150 PSI। ये इन दोनों के दरमियान में तकरीबन बन रहा है। यानी ये अगर 10⁻4 10,000 वाली लाइन है, ऊपर वाली 20,000 की होगी, 30,000, 40,000 एंड सो ऑन। तो 10,000 और 20,000 के दरमियान करके बन रहा है। मैं ये कर्सर को फिर फॉलो करें, ये वाला पॉइंट है, इसको मैं इधर जाके देखता हूँ। तो ये तकरीबन दरमियान में है, एक आधा नीचे भी हो सकता है, यानी 15,000 14,000 इस तरह करके कोई एस्टीमेट आपका, मुझे तो दरमियान में लग रहा है। तो ज़रा देखने में हल्का फुल्का फ़र्क जो है वो आपका आ सकता है। 15,000 फैक्टर हमारा कोई भी जो है इसमें नहीं लग रहा। तो ये 3 नेट से मेरे पास इक्विपमेंट लिस्ट है। आपको जो न्यूमेरिकल आता है उसमें 3 चीज़ें लिस्ट हैं। तो आपने एंड पे क्या करना है, परचेज्ड इक्विपमेंट कॉस्ट इज इक्वल टू इन तीनों की जो कॉस्ट है उसको आपने एंड पे ऐड कर देना है। तो जी ये हमारे पास $339.80। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं, बल्कि मतलब काफ़ी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि ये बुक हम एज स्टैंडर्ड यूज़ नहीं कर रहे, और आपको भी इसमें फ़ायदा है। वैसे है तो ये ग्राफ लगेंगे, बहुत ज़्यादा ग्राफ हैं, तो कौन सा ग्राफ देखना है उसमें ही आप को सोचना पड़ेगा। लेकिन ना ये आपको इसलिए बताया कि बहुत सी चीज़ें दूसरी बुक में एक टेबल मौजूद है, उससे वो 2-3 सफ़ों का उसी के अंदर से आपको आ जाएगा। तो लेकिन ज़ाहिर है वो डाटा कम है, ये डाटा ज़्यादा है। लेकिन ये कब का है, 2002 का। अगर इससे सपोज आपने 2020 का निकालना है, तो आपको जो कॉस्ट इंडेक्स यूज़ करना होगा, एक 2002 का, एक 2020 का। एक पॉइंट ये हो गया। जबकि जो अभी हम दूसरी बुक से करने लगे हैं उसमें आपको जो डाटा गिवन है वो 2010 का है। वहाँ जो आप कॉस्ट इंडेक्स यूज़ करेंगे वो 2010 और 2020 का करेंगे। दूसरी चीज़ कि प्लांट में इतने कम इक्विपमेंट नहीं होते, ज़्यादा होते हैं। तो बेसिक डिज़ाइन में हम मेजर इक्विपमेंट्स को डिज़ाइन करते हैं, छोटे को अक्सर नहीं करते। तो लेट से अब 3 इक्विपमेंट है प्लांट में, 3 इक्विपमेंट तो नहीं होने, लेकिन हो सकता है सबसे बड़े ये हों, ठीक है। तो इसके साथ आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि एक टोटल इक्विपमेंट कॉस्ट
ये ज़ाहिर एक्सपीरियंस से ही पता होती है, तो आपको प्रॉब्लम में लिख दी जाएगी क्योंकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। टोटल इक्विपमेंट कास्ट इज़ 70% ऑफ मेजर। इस तरह की कोई लाइन लिखी होगी। अभी ना मैं इसको चूँकि स्किप कर रहा हूँ, बस ये पोर्शन मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ये जब ज़्यादा ये डिटेल में मैं ये दोनों पॉइंट्स कवर करूँगा, करके भी दिखाऊँगा आपको, उसमें जब हम बुक वाले टेबल जो है वो यूज़ कर लेते हैं। टोटल इक्विपमेंट कास्ट इज 70% ऑफ मेजर इक्विपमेंट कास्ट। तो मेजर इक्विपमेंट में मैंने 3 लिख दिए, उन तीनों की कास्ट आ गई 339.80। फिर आपने ये परसेंटेज यूज़ करते हुए, यानी इसको 0.7 से डिवाइड करते हुए टोटल इक्विपमेंट कास्ट निकाल लेनी है। फिर आपने क्या करना है कि कॉस्ट इंडेक्स अभी लगाना है अभी लगा दें, या आप दूसरा काम भी कर सकते हैं कि इसके बाद फैक्टोरियल मेथड अप्लाई करें, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकालें, उसके बाद आप जो है वो कॉस्ट इंडेक्स अप्लाई करते हैं। जैसे भी आप अभी करना चाहते हैं, बाद में करना चाहते हैं, कॉस्ट इंडेक्स में आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने इक्विपमेंट कास्ट पे लगाना है अभी लगा दें, अगर आपने टोटल प्लांट पे लगाना है तो उस पर लगा दें। तो यानी ये कॉस्ट निकालने के बाद हमने 3 काम करने होंगे। ये वाली जो चीज़ है ये आपकी बुक में नहीं दी हुई, लेकिन ये ज़ाहिर है कि इतनी असल इक्विपमेंट की तो बहुत लंबी लिस्ट होती है, तो इसलिए हम इस वक्त सिर्फ मेजर इक्विपमेंट की बात करते हैं। एक काम ये कर लेना है आपने, फिर आपने कॉस्ट इंडेक्स अप्लाई करने हैं, और यानी कि इसके बाद हमने फैक्टोरियल मेथड लगाना है। कॉस्ट इंडेक्स पहले लगा लें बाद में लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। फैक्टोरियल मेथड से आप ISBL कास्ट निकाल लेंगे, फिर उधर से आप फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, फिर आप जो है वो कॉस्ट इंडेक्स यूज़ करेंगे। ये सारा काम आपको नेक्स्ट लेक्चर में करके दिखाऊंगा, इसको मैं फ़िलहाल ख़त्म करूँ। और अच्छा, इन द एंड एक चीज़ और है, लोकेशन फैक्टर। आपने टेबल्स में देखेंगे कि इसमें ना साथ USA भी मेंशन है, ठीक है। USA के अंदर भी बड़ी वेरिएशन होती है, लेकिन राइट नाउ हम कंट्रीज़ की ही बात करते हैं, तो इधर से ना USA की कास्ट जो है वो आनी है। तो अब उसको दूसरे मुल्कों के लिए कैसे कन्वर्ट करना है, आपकी बुक में वो फैक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। मैं जो ना इसी लेक्चर में, अगर ये ऑडियो ख़त्म भी हुई, मेरा जब मैं दूसरी फाइल्स खोलता हूँ तो वो मसला करती हैं। मैं जस्ट आपको वो दिखा देता हूँ कि कहाँ करके हैं, और ये ना टाइम के साथ साथ अपडेट होते रहते हैं। तो ये दिखा के मैं आपको इस लेक्चर को एंड करता हूँ। फिर हम अपनी बुक पे, यानी कि जो टेक्स्ट बुक हम फॉलो कर रहे हैं इस टॉपिक के लिए हम जाते हैं। तो ये फैक्टोरियल मेथड वाला टेबल है, इसको आपने यूज़ करना है। इसमें बहुत सी वेरिएशन हैं जो अभी मैं आपको वो कहा है कि शेयर कर दूँगा, कि ISBL की मुख्तलिफ वैल्यूज़, कॉन्टीजेंसी की मुख्तलिफ वैल्यूज़, OSBL की मुख्तलिफ वैल्यूज़, इसमें ये देखना स्टैंडर्ड यूज़ की हुई हैं। तो यहाँ तक जो है ना ये वाला, ये ठीक है। अगर आपको ये याद रखें, ये एक गाइड टेबल है, इसमें ये फैक्टर्स की वैल्यू चेंज हो सकती है प्रॉब्लम के मुताबिक, तो वो आपने देख लेना है, इनको ब्लाइंडली यूज़ नहीं करना। वो भी हम यूज़ करेंगे तो आपको फिर एक आइडिया हो जाएगा। अच्छा, आंसर आ गया। उसके बाद ये देखें, ये लोकेशन फैक्टर्स की आपको ये वैल्यूज़ दी। USA के अंदर देखें कितनी वेरिएशन है, ठीक है। इसके बाद ये आपको चाइना में 2 बहुत बड़ी वेरिएशन है, कि चाइना का जो लोकल प्लांट है वो दुनिया में तकरीबन सबसे सस्ता है। जैसे कि हमें पता ही है चाइना की चीज़ें सस्ती होती हैं, इंडिजिनस बहुत सस्ता है चाइना का, और इम्पोर्टेड जो है वो महंगा। तो ये देख लें मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो है वो मुख्तलिफ। अब इसमें लोकेशन फैक्टर का बेसिकली होता क्या कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह तो करना पड़ता है, ज़ाहिर है उस पर पैसे ज़्यादा लगते हैं, इक्विपमेंट आपको महंगा पड़ता है, लेकिन जो बाकी चीज़ें होती हैं लाइक लेबर कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, लैंड है, बिल्डिंग है, वो आपको कम पड़ती हैं USA से। तो इसलिए ओवरऑल फैक्टर ऐसे नहीं होता कि अगर इक्विपमेंट कास्ट, पाकिस्तान में आपने ऐसे नहीं करना होता कि इक्विपमेंट कास्ट पे लोकेशन फैक्टर लगा दें, बल्कि जो फाइनल कास्ट आती है उस पर लोकेशन फैक्टर लगता है। तो उसमें इक्विपमेंट तो महंगा हो गया होता है, लेकिन जो बाकी चीज़ें होती हैं लाइक इंस्टॉलेशन है, बिल्डिंग है, उस तरह की चीज़ें वो आपकी सस्ती होती हैं। तो इसलिए ओवरऑल लोकेशन फैक्टर अगर आप पूरी दुनिया में देखें, मैक्सिमम आपको 1.6 जो है वो इसमें मिल रहा है। इसमें आपको और भी नेट पे कई जो है वो लोकेशन फैक्टर्स मिल जाते हैं। तो पाकिस्तान का भी उसमें एक बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस तरह नहीं है कि 8 का या 6 का, वो 1 पॉइंट समथिंग की जो है वो आपको मिलता है।